हमारे साथ एबेकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया मौजूद हैं। इंडिया के बेस्ट नोन फंड मैनेजर्स में से एक। काफ़ी पैसा इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है, पहले जब म्यूचुअल फंड में थे तब, और अब जब ये अपना पीएमएस और एआईएफ चला रहे हैं, दोनों में उसमें काफ़ी पैसा इन्होंने अपनी एआईएफ में जनरेट किया है। सुनील जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो हमारे साथ मार्केट में कल बजट एक साइड शो बनकर रह गया, क्योंकि एक मार्केट को बड़ी चिंता सता रही है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में और वहाँ पर क्या हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस समय आपका व्यू क्या है बजट को लेकर खास तौर से, और किस तरीके का रिएक्शन आपको लगता है कि मार्केट को एक्चुअली दिखाना चाहिए प्योरली बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से? गुड मॉर्निंग अनुज, आपकी टीम को और सीएनबीसी आवाज के सब दर्शकों को। आपने सही कहा। आई थिंक बजट थोड़ा सा एक ओवरशैडो हो गया बिकॉज ऑफ नॉन फंडामेंटल रीजन। लेकिन अगर आप बजट देखिए तो बहुत ही एक पॉजिटिव और एकदम बैलेंस बजट था। हम इसको कहते हैं कि चार ऐसे, उसमें से एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया है। एक तो बहुत ही सिंपल बजट था, बहुत ही शॉर्ट बजट था। कोई इसमें लंबी चौड़ी कोई खाली अनाउंसमेंट्स के ऊपर ही फोकस था। स्ट्रक्चरली बहुत ही अच्छे इन्होंने अनाउंसमेंट्स किए और स्माइलिंग बजट था थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद तो ऑब्वियसली नॉन फंडामेंटल रीजन जिसे हम सब जानते हैं, उसकी वजह से बाजार ऊपर नीचे हो गया। बट अगर आप बजट को मानी, काफी चर्चा हो चुकी है बजट पे, तो मैं ज्यादा पे समय नहीं लूंगा। बट जो डर था कैपिटल गेन का, उसमें कुछ नहीं आया। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड सभी को इनकम टैक्स में रियायत मिली है, छोटे से छोटे इंडियन को और एचएनआईज को, सबको रियायत मिली है। तो उससे कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। और जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर कह लीजिए, पर्टिकुलरली रेलवे में, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो बातें कही गई है, दैट 10, 15, 20 साल के लिए, जो इकोनॉमिक सर्वे और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कही थी बजट के एक दिन पहले, आई थिंक आई वुड से दैट इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव बजट। और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव जरूर आएगा बाजार में। आई थिंक वंस थिंग स्टेबलाइज आपको दिखेगा इसका पॉजिटिव इफेक्ट। एटलीस्ट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमारा व्यू है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है 6.5%, जो अभी लास्ट ईयर के लिए था, ये बजट के वजह से इसमें कम से कम आधा % और इजाफा हो सकता है। और जो नंबर प्रेजेंट करेंगे बजट में, वो बहुत रियलिस्टिक है। इनफैक्ट हमें लगता है कि वी विल एक्सीड द प्रोजेक्शन एज फार एज रेवेन्यू इज कंसर्न। जैसे पीएसयू से डिविडेंड सिर्फ 43-44,000 करोड़ का है। आई थिंक उससे कहीं ज्यादा आना चाहिए, स्पेसिफिकली बैंक से। और इवन डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट बहुत ही छोटा है। और टैक्स कलेक्शन भी सिर्फ 11-12% का हमने ग्रोथ रेट पकड़ा है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो बहुत ही रियलिस्टिक और प्रोग्रेसिव बजट। रियलिस्टिक और प्रोग्रेसिव बजट। एक सेक्टर जहां थोड़ी निराशा हुई सुनील जी, वो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। और ख़ासतौर से पोस्ट कोविड जो इस सेक्टर ने एक थोड़ा सा एक बड़े सेक्टर्स में एक अपनी शुमार की थी, उस पर काफ़ी कल झटका लगा है। और एक तो वो जो टैक्स पर्पस को, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसको प्लग करना बहुत ज़रूरी था फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, लेकिन इन जनरल भी अब जो नई स्कीम है उसमें एग्जाम्पशन नहीं है, तो एक उससे भी थोड़ा सा एक अट्रैक्टिवनेस कम होती है सेक्टर की। लेकिन आप इसको क्या नीजक मानते हैं, बाइंग रिएक्शन है, या फिर अब इस सेक्टर को थोड़ा अवॉइड किया जाए? आपने कहा ये सेक्टर का नाम है लाइफ। आई थिंक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लाइफ का प्रोटेक्शन। और लाइफ के प्रोटेक्शन के दायरे में आई थिंक पर्टिकुलरली जो अल्ट्रा एचएनआई है, वो एक इसमें आई वुड नॉट से बट प्लानिंग थी, जिससे थोड़ा उनको टैक्स में बेनिफिट हो रहा था। आई थिंक उसी को प्लग किया गया है। पहले भी ये किया गया था, पहले लिमिट थोड़ी ज्यादा थी, उसके बाद में अभी इस टाइम 5 लाख कर दी है। तो ये थोड़ा सा संभल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी मीडिया में भी आए हैं और हमारी भी बात हुई है कि इसमें 7-8% उनका एक्सपोजर है। वो भी पूरा का पूरा जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 2-3% इसमें। तो हरदम नी जर्क रिएक्शन होता है। और कल का मार्केट का वातावरण भी 1-1:30 बजे के बाद में ऐसा था कि थोड़ा सा भी किसी में नेगेटिव है तो उसमें पिटाई ज्यादा हो गई। स्ट्रक्चरली लाइफ इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन इंडिया में अभी भी बहुत कम है। और जब भी मैं कहता हूँ लाइफ इंश्योरेंस, इट इज एक्चुअली लाइफ प्रोटेक्शन। और उसको देखते हुए हो सकता है कि महीने 2 महीने कंसोलिडेट हो, बट फ्रॉम अ 3-4-5 years परस्पेक्टिव, आई थिंक इस सेगमेंट में अच्छा एक ग्रोथ का पोटेंशियल है।
दूसरा रेगुलेटर ये भी सोच रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को जनरल इंश्योरेंस में भी ऑटोमेटिक काम करने की छूट दी जाए, तो भी एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। आई थिंक महीना 2 महीना मुझे नहीं पता, बट 2-3 साल के लिए भाव काफी अच्छे आ चुके हैं ये सब कंपनियों के इस सेक्टर में। और प्रोविजन के हिसाब से हो सकता है छोटा मोटा उनको एडजस्टमेंट करना पड़े और 1 आध साल के लिए उनका ग्रोथ भी थोड़ी सी कम हो। बट सब कंपनियां है ना सक्षम है एडजस्ट करने के लिए अपना बिजनेस मॉडल। और इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं कि ये वाले सेक्टर में भी कंपनियां दे विल एडजस्ट देयर। सुनील जी, अब मैं उन्हीं दो सेक्टर्स पे या फिर कंपनियों के समूह पे आऊँगा जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले आपने अपनी चर्चा में किया। एक तो कैपेक्स के फिगर्स के चलते कैपिटल गुड्स, और दूसरा रेलवे कंपनियां। अब रेलवे ने पिछले 5 साल में काफ़ी बड़े मूलभूत बदलाव हुए हैं। शायद मेरे ख्याल से इस साल का रेवेन्यू टारगेट रेलवे मेट भी कर लेगा। इतना स्ट्रॉन्ग आवंटन अभी पिछले 6 महीने में 7 महीने में रेलवे कंपनियों में अच्छा पैसा बना भी। दोनों पे अपना व्यू रखिएगा सर। कैपिटल गुड्स में कितना स्ट्रॉन्ग कमांड अभी भी रहेगा बाजार का? लुक एट कैपिटल गुड्स में एल&टी को देखिए, सीमेंस को देखिए, एबीबी को, और एक ये धड़ा रेलवे कंपनियां, क्या यहाँ पैसा बनेगा भी? और कैपिटल गुड्स में दो तरफ से उनको बेनिफिट हो रहा है। एक तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड है वो काफी जोर से हो रहा है, जिसमें रेलवे भी इंक्लूडेड है, जिसमें दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स भी इंक्लूडेड है, एयरपोर्ट हो या रोड हो या इवन मेट्रो हो। और प्राइवेट सेक्टर में भी केपेक्स, आप स्टील कंपनियां ले लीजिए, सीमेंट कंपनियां ले लीजिए, इंडस्ट्री ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, चाइना प्लस वन का बेनिफिट ले लीजिए। बाहर से जो कंपनियां इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की सोच रहे हैं और दिख भी रहा है हमें, जो यूरोप में जो लास्ट ईयर एनर्जी कॉस्ट की वजह से जो उनको झटका लगा, वो कंपनियां भी इंडिया में दिख रही है। चाइना प्लस वन मैंने कहा ही। आई थिंक दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स से काफी एक ऑर्डर बुक बढ़ती हुई दिख रही है। तो ओनली प्रॉब्लम इज इसमें जो अच्छी कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आई थिंक हमारे हिसाब से जब तक वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल नहीं हो, सेक्टर कितना भी अच्छा हो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से कैपिटल गुड बहुत ही अच्छा एक सेक्टर है। जहां तक रेलवे की बात कही आपने, एकदम सही कहा, बहुत ही न्यूज में है और अच्छे रीजन से न्यूज में है। लास्ट 1 साल में जिस तरह की ट्रेनें एकदम वर्ल्ड क्लास जो ट्रेनें शुरू हुई है, और जो रेलवे मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी जो एक विजन है कि रेलवे में इम्प्रूवमेंट हो, स्टेशंस में इम्प्रूवमेंट हो, एयरपोर्ट के जैसे रेलवे के स्टेशन बनाए जाएं। कल भी रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि 8,000 स्टेशन हम पूरी तरह से एकदम ट्रांसफॉर्म करेंगे। बुलेट ट्रेन की बातें हो रही है, मेट्रो 60 से 70 सिटीज में मेट्रो की बातें हो रही है। हमारी जो हाई स्पीड ट्रेन है वो ऑलरेडी चल चुकी हैं। आई थिंक रेलवे में काफी पॉजिटिवनेस है, और रेलवे प्ले करने के लिए देयर आर इनफ सेक्टर्स एंड कंपनीज, और उसमें वैल्यूएशन भी इतने ऊपर नहीं है। तो आई थिंक कैपिटल गुड्स और रेलवे में रेलवे आई वुड से इज लुकिंग मच बेटर। और वहाँ पे ईपीसी की कंपनियां हैं, उसमें वैगन बनाने वाली कंपनियां हैं, रेलवे लाइन लगाने वाली कंपनियां हैं, स्टेशन अपग्रेडेशन करने वाली कंपनियां हैं। उसमें जरूर एक हमें ध्यान रखना है। कल बजट में क्लियरली चीज़ निकल कर आई कि आईटीसी पर शायद अब उतना बोझ नहीं पड़ेगा। लोगों की जो लोअर इनकम में जो लोग हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि वो 7 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है। उसका असर मैं देख रहा था काफ़ी हद तक एफएमसीजी स्टॉक्स में। मारुति जैसे कई लोग अपनी पहली कार नॉर्मली मारुति प्रेफर करते हैं। तो क्या ये डिस्क्रेशनरी नॉन डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन अगले 6 महीने 9 महीने के लिए आपको लग रहा है कि एक अच्छा मूव दिखा सकता है? स्पेशली इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम हो रहा है, जो ब्रिटानिया ने कहा था। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंजम्पशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम यंग इकोनॉमी है, हमारी एवरेज जीडीपी बढ़ रही है, लोग थोड़ा ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उनके पास है, तो खर्चा भी हो रहा है। बजट में आपने सही कहा, सिगरेट पे ज्यादा ड्यूटी नहीं है, उसके वजह से एक एडिशनल किकर मिला है। काफी एफएमसीजी कंपनियों में हमने देखा है टॉप लाइन में प्रेशर है, बट बॉटम लाइन अब बढ़ सकती है, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट हैं वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं। और अगर आप देखो तो लास्ट 5-7 इलेक्शंस के अगर आप एनालाइज करो तो
इलेक्शन के एक साल पहले कंजम्पशन यूजुअली बढ़ता है, क्योंकि थोड़ा इलेक्शन में खर्चा भी होता है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, इनकम टैक्स में भी थोड़ी रियायत हुई है। उसको लेते हुए आई थिंक थोड़ा एक एडिशनल आई वुड से इंटरेस्ट जाग रहा है। दूसरा ये है कि इस सेक्टर में है ना, स्टॉक्स ने कुछ किया नहीं है 3-4 साल में, क्योंकि काफी महंगे थे। तो अंडर परफॉर्मेंस का भी थोड़ा सा एक मे बी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। और थर्ड इज, जब भी बाजार में वॉलेटिलिटी होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे या अनसर्टेनिटी होती है, तो ये सेक्टर दूसरे सेक्टर से को रिलेटेड नहीं है। तो जब तक मार्केट्स नॉर्मलाइज नहीं होते हैं, नॉर्मली एफएमसीजी सेक्टर है ना, थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता है। हमारे हिसाब से आई थिंक ये सेक्टर बहुत अच्छा है, बट जैसे मैंने पहले कहा, वैल्यूएशन काफी कंपनियों के वर्ल्ड में हाईएस्ट, और ग्रोथ रेट अब पहले जैसे 20-25% की ये सेक्टर में नहीं रही। बड़ी बड़ी कंपनियां जिसका आपने नाम लिया, उनमें ग्रोथ रेट है 5 से 10%। और उसको देखते हुए हमें ये 60, 70, 80 पी नहीं डाइजेस्ट होता है। इसके लिए दो वी लाइक द सेक्टर, हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें ऑलमोस्ट जीरो है। अच्छा, सुनील जी, एक अब मुझे बात करनी है थोड़ी बजट से हटकर। ये मार्केट में जो इस समय एक फियर फैक्टर है, खासतौर से बैंकों को लेकर, ठीक है, अदानी समूह का एक इशू है जो भी है, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है, और या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है इस समय? देखिए, कोई भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो सबसे पहले लोगों को लगता है कोलेटरल डैमेज बैंकों में होगा। और हमारे पिछले 5-10 साल की हिस्ट्री बैंक की रही है कि उनको काफी एनपीए प्रोविजन करना पड़ा है। लेकिन लास्ट 3-4 साल में बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। एनपीएल रिजॉल्व हो गए हैं। अगर आप एनपीए देखिए, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नेट एनपीए अभी 1-1% पे आ गए हैं, जो इट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू प्राइवेट सेक्टर। दूसरा, प्रॉफिट पूल बहुत बड़ा है। माना जाता है कि FY25 में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर मिला के 4 लाख करोड़ का सालाना प्रॉफिट करेगा। तो आई थिंक ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्शन है। थोड़ा ओवर रिएक्शन नहीं, बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्शन है। दूसरा, अनुज, क्या हुआ ना, लास्ट 4-5 महीने में बैंकिंग सेक्टर वाज द वन सेक्टर विच वाज डूइंग द बेस्ट, ऑपरेशन वाइज भी और स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस वाइज भी। तो थोड़ा ओवरबॉट भी था। तो वो सेक्टर को एक रीजन चाहिए था करेक्ट होने का, और मे बी ये जो हुआ इवेंट लास्ट 8-10 दिन में, दैट वाज द रीजन। और कभी भी मार्केट में रिएक्शन दोनों तरफ है ना, एक्सेस होता है। ऊपर की तरफ भी एक्सेस रिएक्शन होता है, नीचे की तरफ भी एक्सेस रिएक्शन होता है। तो मे बी 2-3 महीने पहले जो छोटे बैंक थे, उनका ऊपर की तरफ से ऊपर जाने में ओवर रिएक्शन था, और अब लास्ट एक हफ्ते में नीचे जाने में ओवर रिएक्शन है। तो हमारा मानना है ये 8-10-15 दिन में स्टेबलाइज हो जाएंगे। और ये ऐसा सेक्टर है जिसमें 2-3 साल का तो क्लियर विजिबिलिटी है अच्छे प्रॉफिट का। हम देश के बढ़ने की बात कर रहे हैं, केपेक्स की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये सेक्टर में डिमांड भी आएगी क्रेडिट की। इंटरेस्ट रेट्स भी हमें लगता है कि अभी पीक आउट होना शुरू हो गए हैं। कल बाजार में जो भी हुआ, लेकिन हमारी यील्ड्स कल थोड़ी सी नीचे आई, क्योंकि हमारा जो बोरिंग प्रोग्राम जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया, वो एक्सपेक्टेशन से कम था। यूएस में भी यील्ड्स अभी पीक आउट होना शुरू हो गई हैं। उधर भी 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ, लेकिन 10 ईयर यील्ड्स इनफैक्ट नीचे आए। और फॉर द फर्स्ट टाइम अब ये उम्मीद होने लगी है वहां पे भी कि 2023 के सेकेंड हाफ में रेट कट्स होना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक ये सबको देखते हुए वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द बैंक।